हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री पढ़ते समय हम लोगों ने मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, उसमें से एल्डोज क्या है, कीटोज क्या है, ये सब पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने सारे कन्फिग्रेशन देख लिए थे कि डायस्ट्रोमर क्या होते हैं, एनेंटियोमर क्या होते हैं, ये सब देख लिया था। एनोमर, ईपीमर सब हो गया था। इसी सीक्वेंस में हम लोगों ने मोनोसैकराइड के स्ट्रक्चर्स, डाइसैकराइड के स्ट्रक्चर और पॉलीफेनोल पढ़ लिया था। अब आप देखेंगे उसमें आपको कुछ और स्पेशल टर्म्स मिलते जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे मान लीजिए एल्कोहलिक शुगर है ना, एल्कोहलिक शुगर, एसिडिक शुगर, एमिनो शुगर, ये सब क्या होती हैं। तो आप जानते हैं कि जो एल्कोहलिक क्या है, ग्रुप है। एसिडिक क्या है, एसिड क्या है, ग्रुप है। एमिनो क्या है, ग्रुप है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे क्या कहा गया था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। इसका मतलब क्या हो ध्यान दीजिएगा, जो जो यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है वास्तव में कोई ग्रुप होता है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, सपोज करिए, तो आपका हो गया मान लीजिए ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये आपका हो गया HOH और CH2H। याद रखिए ये आपकी क्या है, 3 कार्बन का। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ही तो नहीं, या ग्लूकोज लिख लीजिए। तो अगर मैं ग्लूकोज भी अगर लिखूंगा मान लीजिए, तो ग्लूकोज में क्या लिखा गया था, वहां लिखा गया था C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने हमने ऐसे CHO, चलिए इकट्ठे अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पर आपका CHOH आप जानते हैं कि 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स यहाँ पे CHOH होता है, OH है, और फिर लास्ट में होता है CH2OH, ये होता है। मान लीजिए अगर हम कि ये आपका ग्लूकोज हो गया, 60 में मैंने लिखा है, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये 3 कार्बन का आपका एल्डोज शुगर है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ऐसे मान लीजिए मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो क्या था, याद करिए अगर आपको याद हो तो, वो था कीटोन शुगर होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है 60 में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 3 टाइम्स हो जाता है और फिर हो जाता है CH2OH। ठीक है ना, ये अब देखिए ऐसा बात ये है कि अगर ये, अब देखिए थोड़ा सा प्योर केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पे बात करना है कि हम डिफरेंट टाइप के शुगर को समझ पाए, तो समझने के लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। देखिए वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए अगर मैंने यहाँ लिखा होता ऐसे CH3 और CH2OH, ये तो देखिए ऐसा OH यहाँ भी है और OH यहाँ भी है, दोनों जगह OH है, OH दोनों ही जगह पर है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ जो OH है, तो यहाँ के OH होने के नाते ये एल्कोहल नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। देखिए यहाँ पर भी OH है, लेकिन एल्कोहल, OH होने के बाद भी एल्कोहल नहीं है, क्या है, कीटोन है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ जो OH है इसके नाते क्या है, एल्कोहल है। तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे OH होने के नाते आपने कह दिया एल्कोहल है, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं एक नहीं बल्कि 5 ये एल्कोहल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं एल्कोहल नहीं है बल्कि एल्डिहाइड है। ऐसे यहाँ पर भी कई OH हैं फिर भी एल्कोहल नहीं है, कीटोन है। ये क्या मामला है भाई कि कहीं पर OH है तो एल्कोहल है और कहीं पे है तो नहीं है। तो असल में होता ये है, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि मान लीजिए कि अगर कहीं पर सपोज करिए कि आप जहाँ हैं वहाँ के DM साहब आए हैं, तो DM साहब भाई मान लीजिए जिले के स्तर पे बड़े अधिकारी होते हैं, मान लीजिए नंबर 1 हमने कह दिया उनको। लेकिन वहीं पे अगर CM साहब आ जाएंगे तो क्या आपको जो ट्रीटमेंट पहले DM साहब को दे रहे थे, CM साहब के आने पर ट्रीटमेंट आप उनको देंगे? नहीं देंगे ना। इसका मतलब कि नंबर 1 के अथॉरिटी कौन हो गया, अब CM हो गया, DM साहब तो भाई पता नहीं किस नंबर पे चले गए। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर उसी सभा में अगर PM साहब भी आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब DM साहब भी किनारे, CM साहब भी किनारे, तब PM साहब आपके नंबर 1 पर आ जाएंगे। तो वैसे क्या होता है केमिस्ट्री में कि जिन कंपाउंड में मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसमें उनका प्रेफरेंशियल या प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है ना। और उस ऑर्डर में याद रखिएगा जो होता है
मेनली जो बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उस ऑर्डर में याद रखिएगा कि जो कार्बोक्सिलिक होता है, अपने बायोकेमिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं मान लीजिए, ये सबसे यानी मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होता है, सबसे अधिक ये प्रायोरिटी, यानी समझिए प्राइम मिनिस्टर साहब है। इसके बाद मान ध्यान दीजिए, मैं उन सारे ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ जो पूरे केमिस्ट्री में होते हैं, उससे हम लोग पूरी केमिस्ट्री पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हमारे कौन से ग्रुप होंगे भाई, COH यूज होगा, CHO यूज होगा, कीटो यूज होगा, NH2 यूज होगा और एल्कोहलिक, 5 का यूज होते जान दीजिएगा। मेनली 5 ही फंक्शनल ग्रुप आप जान लीजिए आपके बायोकेमिस्ट्री यूज होते हैं। कौन कौन से, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, OH मतलब एल्कोहलिक और NH2 मतलब एमाइन, यही यूज होते हैं और कोई यूज होता नहीं, सिर्फ 5 मतलब है आपका। तो उसमें क्या करेंगे आप कि नंबर 1 पे रखेंगे COH को, ठीक है ना। इसके बाद आपका CHO ग्रुप आता है, इसके बाद आपका CO आता है, मतलब कीटोन ग्रुप आता है, याद रखिएगा। और इसके बाद आप जानते हैं आपका एल्कोहलिक ग्रुप आता है। ये बात जरा सा याद रखिएगा, है ना, ये बात आप याद रखेंगे। यानी कि समझ लीजिए कि अगर मैं कह दूं कि PM साहब हैं, तो उसके बाद CM साहब हैं, फिर मान कोई आपका मिनिस्टर हो गया, वो हो गया, फिर मान आपके कमिश्नर साहब हो गए, फिर आपके DM साहब हो गए। तो अगर मानिए किसी जगह पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी आए हैं, उनके कैबिनेट के मिनिस्टर भी आए हैं और तब DM साहब हैं, तो DM साहब क्या आप जानते, पोजीशन जानते ही जानते हैं क्या होता है, उस जगह बैठते भी नहीं हो तो व्यवस्था देखने लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा कि अपने आप कम से कम इतना याद रखिएगा, ये प्रेफरेंशियल आर्डर है, समझ लीजिए ये PM साहब है। अब समझ लीजिए कौन है, ये आपके CM साहब है। ये कौन है, मान लीजिए उनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये कौन है, बस समझ लीजिए आपके DM साहब, ठीक है ना। ये आर्डर आप याद रखिएगा। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए अकेले DM साहब ही हो, उनसे बड़ा कोई अधिकारी ना हो, तब भाई यही सबसे बड़े बॉस हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड में देख रहे हैं अकेले OH है, यहाँ पे न तो CHO दिखाई पड़ रहा है, न कीटो दिखाई पड़ रहा है और न कार्बोक्सिलिक है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, यही आपके बॉस हैं। अब यही फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब जहां पे केवल एक ही अगर फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस कंडीशन में वही फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे OH क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जहां पे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जहां पर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वहां पे हमको ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ता है। मतलब ये हुआ, देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, तो हमारे पास कौन कौन ग्रुप है, हमारे पास देखिए एक एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और OH ग्रुप है, यानी देखिए मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो गए ना। तो जब कभी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो आप ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं, चलिए कार्बोक्सिलिक तो यहाँ पर है नहीं, छोड़ दीजिए, कौन है, CHO है, यही आपका CHO ग्रुप है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब CHO ग्रुप है आपके पास, किसमें, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में CHO है और OH भी है। आप देख रहे हैं OH बहुत पीछे है, CHO के बाद तो अभी CO आता है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब आप जानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी आते हैं और भी कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। DM साहब बहुत पीछे होते हैं, समझिए आपके DM साहब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में होंगे तो आपको ये लिस्ट याद रखना चाहिए, यही आर्डर होता है, ठीक। और इस आर्डर में जो पहले होता है असल में वही फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, और दूसरा जो होता है उसको हम सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, उसे हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक प्रतिस्थापी, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इसका मतलब कि अगर अकेले OH है, अगर मोनो फंक्शनल ग्रुप है, तब तो भाई क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, अकेले है। लेकिन अगर OH किसी के प्रेजेंस में आता है, जैसे मान यहाँ पर एल्डिहाइड के प्रेजेंस में आया, तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड पहले है और OH काफी बाद में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है और OH क्या हो गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इस OH को ध्यान दीजिए, अगर आप IPC पढ़े होंगे तो जब OH फंक्शनल होता है तो उसके लिए ऑल बोलते हैं, जैसे कहते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि देखिए CHO के प्रेजेंस में ये OH आपका फंक्शनल ग्रुप है नहीं,
तो इस कंडीशन में इनको फंक्शन ग्रुप का ट्रीटमेंट दिया भी नहीं जाता है, इनको तो कहा जाता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, इनको हाइड्रोक्सी कहा जाता है, हाइड्रोक्सी। यानी अब ये अल्कोहलिक ग्रुप एल्कोहल की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये कैसा हो जाएगा, हाइड्रोक्सी कहलाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये क्या है, CHO यानी यहाँ का मेन फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए, यहाँ पे ग्लूकोज की वही कहानी है, जैसे कि जिस प्रकार से ग्लिसरॉल डिहाइड में आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड OH है, उसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप के प्रेजेंस में याद रखिए जो OH होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। इतनी बात आप याद रखिएगा। और ये जरा ऑर्डर याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पर है, उसके बाद से एल्डिहाइड होता है, उसके बाद से कीटो होता है, उसके बाद आपका OH होता है, ये होता है। अगर मोर देन वन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए तो आपको देखना पड़ेगा कौन पहले है। जैसे यहाँ पे CHO और OH में CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप है और OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, इसको यहाँ पर हाइड्रोक्सी कहा जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज में है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है और OH है, तो OH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल कौन सा है आपका, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये कहलाता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ग्लूकोज में क्या है, C डबल बॉन्ड O, मतलब एक कीटो ग्रुप, ये वाला ग्रुप है, ये कीटो है और यहाँ पे OH है, तो आप देख रहे हैं कीटो भी OH से सीनियर ग्रुप है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा हुआ आपका, कीटो हुआ और ये हुआ सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो आप लोग बायोकेमिस्ट्री में ये चारों ये ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका मतलब कि कहीं पर भी अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो दोनों ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, उसमें जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में पहले आता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरा वाला जो होता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, जितने भी हमने मोनोसैकेराइड पढ़े हैं, जितने भी हम शुगर पढ़ते हैं, वहां जो OH होता है वास्तव में वो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो कौन होता है, एल्डोज शुगर में एल्डिहाइड होता है और कीटोज शुगर में कीटो होता है। ये आपका मेन या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है और OH वास्तव में वहां पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है ना, अब देखिए ऐसा, अब बात यह है कि केमिस्ट्री में याद रखिए एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में बदला जा सकता है, बदला जाता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, एमिनेशन की प्रक्रिया होती है, डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोलिसिस होती है और डिहाइड्रेशन होता है। ये सारी बात हम लोग जब मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे तो बार बार आएगा। ठीक है ना, तो असल में है क्या कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं एल्कोहलिक शुगर पढ़ने वाले हैं, एल्कोहलिक शुगर, फिर हम लोग एसिडिक शुगर पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग एमिनो शुगर पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि अभी आपकी जो शुगर है, शुगर कैसी होगी, या तो भाई एल्डिहाइड वाला शुगर होगी, यानी शुगर में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटो ग्रुप होगा। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटो ग्रुप है तो अभी मैंने आपसे कहा कि एल्डिहाइड के प्रेजेंस में और चाहे कीटो के प्रेजेंस में OH आपका आप जानते हैं एल्कोहलिक ग्रुप नहीं माना जाता, ये तो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट होता है। लेकिन अब बोल क्या रहे हैं कि एल्कोहलिक शुगर हो गई, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि शुगर का जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या करेगा, एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो शुगर में आप देख रहे हैं क्या होता है, या तो CHO होगा यानी या एल्डोज शुगर होगी या फिर कीटोज शुगर होगी, ये वाली फ्रक्टोज वाली कीटोज शुगर होगी या फिर एल्डोज शुगर होगी, ग्लूकोज वाली। तो अगर आप कहें कि एल्कोहलिक शुगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके शुगर में जो फंक्शनल फॉर्म होता है या तो एल्डिहाइड होता है एल्डोज शुगर में या फिर कीटो होता है कीटोज शुगर में। तो क्या हो जाएगा, जो ये एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप है वो किस में बदल जाएंगे, वो बदल जाएंगे एल्कोहलिक ग्रुप में बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो जिस समय आप बोलेंगे एल्कोहलिक शुगर, उसमें क्या हुआ कि शुगर का जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप था जो या तो एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा एल्कोहलिक ग्रुप में। अभी आपको बदल के देखें दिखाएंगे। ऐसे आपने कह दिया कि यहाँ पे एसिडिक शुगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस शुगर में मेनली क्या हुआ करता था, या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटो होता है, वो बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, एसिडिक मतलब COOH यानी कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। तो जब आपके शुगर का यानी कि मोनोसैकेराइड का
ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है अथवा कीटो ग्रुप है, अगर बदल जाए किसमें, कार्बोक्सिलिक में, COOH में, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगी वही हो जाएगी एसिडिक शुगर, अभी हम आपको बना के दिखाने वाले हैं। ये सब बात समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर एक ग्रुप बदल जाते हैं NH2 ग्रुप में, जिसे कहते हैं अमीनो ग्रुप, तो आपका हो जाएगा अमीनो शुगर। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि एक जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड में, शुगर में, जो कि या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदल सकता है। वो फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो एल्कोहलिक हो सकता है, या एसिडिक हो सकता है, या फिर वो एमिनो हो सकता है। मतलब एक फंक्शनल ग्रुप का अगले में कन्वर्जन हमको करना है। तो अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो काम आपका आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ और आपको बदल के दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे एक ग्रुप अगले में बदल सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मैंने कहा कि मेनली हमारे हमारे बायोकेमिस्ट्री में यही हमारे 5 ग्रुप केवल मिलते हैं। कौन कौन, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, NH2 और OH, यही 5 फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। ठीक है ना, इसमें 2-3 की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। जैसे एल्डिहाइड का हमने कर लिया, कीटोन का हमने कर लिया है, कार्बोक्सिलिक का थोड़ा कर लेंगे, NH2 का थोड़ा कर लेंगे, OH का थोड़ा कर लेंगे। यही खाली 5, पूरे बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ 5 फंक्शनल के बारे में हमको स्टडी करना होता है और इनका आपस में इंटरकनेक्शन थोड़ा सा हमको जानना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस समय इन कुछ ग्रुप्स को आपको यहाँ पर इसमें बदल के दिखाता हूँ। तो अगर कुछ थोड़ी सी केमिस्ट्री अगर हम सीख लेते हैं तो इनको हमें रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से हम इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। एक वर्ड याद देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये 2 शब्द हैं, हम सब लोग जानते हैं, बिल्कुल प्राइमरी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो पूरी जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, पूरा अपनी जो मतलब पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम क्या है, वो आप जानते हैं रिडक्स रिएक्शन पे बेस्ड होता है। जैसे मान कहते हैं फोटोसिंथेसिस, वो रिडक्स रिएक्शन है, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जैसे आप पढ़ रहे होते हैं रेस्पिरेशन, वो मेनली क्या होती है, वो ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा सा हम सीखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से हम इन ग्रुप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले जरा सा हम आपसे बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन की देखिए कई डिफिनेशन होती है ना, लेकिन 2-3 डिफिनेशन हमको मेनली समझना है। पहला समझिए, अगर किसी प्रक्रिया में किसी एक ग्रुप से या किसी एक एटम से क्या हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो पहली बात आप क्या समझें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एक डिफिनेशन ये हो गई। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर अगर याद हो, ध्यान दीजिएगा, किसी कंपाउंड में, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी आयन में, किसी एटम पर जितना चार्ज होता है ना, उसी चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी हमको बार बार जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, सपोज करिए एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्साइड आयन है O-2, या मान लीजिए हमने आप लिख दिया क्लोराइड आयन Cl-1, या लिख दिया हमने Mg+2, ये लिख दिया, या मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे CO3-2, है ना, या न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने लिख दिया यहाँ पे CO2, ये लिख दिया। तो एक बात याद रखिए, जो आयन्स होते हैं, जैसे आपने कह दिया आपका ऑक्साइड आयन है, एक क्लोराइड आयन है, एक मैग्नीशियम आयन है, ये दिखाई पड़ रहा। तो अगर एक एटम वाला कोई आयन है, ध्यान दीजिएगा, तो उस पर जो चार्ज होता है वही चार्ज ही होता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यानी अगर कोई मोनो एटॉमिक अगर आयन है, एक एटम वाला कोई आयन अगर है, तो उस आयन पर जो चार्ज होता है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। हम बात आपसे कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, और हमें क्यों आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन इसका भी यूज करने वाले हैं। यहाँ साफ साफ दिखता है, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो आयन है वो मोर देन 1 एटम से बना है, देखिए आपका कार्बोनेट आयन 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन के मिलने से बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मोर देन 1 एटम के मिलने से अगर बना होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो चार्ज दिखता है ना, तो इस चार्ज को O का चार्ज मत समझिएगा, असल में चार्ज किसका है,
तो जो चारों एटम हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन चारों एटम का एक कंबाइंड चार्ज होता है -2, ठीक है ना। यहाँ पर अकेला O है, इस पर -2 है, यानी O पर चार्ज है -2, लेकिन यहाँ का चार्ज -2 नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इन चारों एटम का नेट चार्ज कंबाइंड चार्ज होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को, अब उन रूल को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, खाली मैं थोड़ा सा परिचय करा दूं कि ऑक्सीजन नंबर होता क्या है। तो होता क्या, अगर आपका अगर मोनोएटॉमिक आयन है तो जो चार्ज है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन है तो यहाँ जो चार्ज होता है, वास्तव में जो चार्ज होता है वो सारे एटम के चार्ज का जोड़ होता है, सम होता है। तो होता क्या है कि अब हर एटम पे अलग अलग चार्ज निकाला जाता है और उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो हम लोग यहाँ पढ़ने का आवश्यकता नहीं, पूरी केमिस्ट्री की बात है, वो अलग चीज है। तो होगा क्या कि उन रूल्स के बेसिस पर, ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं उसका आवश्यकता नहीं है, उन रूल्स का हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन नंबर आखिर में होता क्या है। तो उन रूल्स का यूज करके और हम एक एक एटम पर जो चार्ज निकालेंगे, यानी इस कार्बन पर जो चार्ज निकालेंगे उन रूल को यूज करके, या O पर जो चार्ज निकालेंगे उन रूल को यूज करके, ठीक है ना। तो एक एटम पे, यानी अलग अलग, यानी डिफरेंट एटम पे जो चार्ज होते हैं, जो सर्टेन रूल्स का यूज करके कैलकुलेट किए जाते हैं, उसी चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो किसी भी आयन में या किसी भी मॉलिक्यूल में जो भी हमारे एटम्स होते हैं, उन एटम पे चार्ज निकालने के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स का यूज करके हम चार्ज निकालते हैं, और जो चार्ज होता है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो सामान्य भाषा में क्या बोल सकते हैं कि किसी आयन में या किसी मॉलिक्यूल में एटम पर जो चार्ज होता है, हालांकि वो चार्ज क्या होता है, सर्टेन रूल से कैलकुलेट होता है, रूल हमको नहीं पढ़ना है। तो एकदम सामान्य भाषा में समझिए कि किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में एटम पर जो चार्ज होता है, उसी चार्ज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में और क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको भी कहते हैं ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाता है ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार से याद रखिएगा, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है तो उसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कहलाती है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अगर आ जाए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये भी होता है ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से याद रखिएगा, अगर कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे भी कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब भाई इतना तो जानना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की 4 डिफिनेशन आप प्रेजेंट टाइम में याद रखिए। इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, इसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए ऑक्सीडेशन में, और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, मतलब एक को पढ़िए, इसी का जस्ट अपोजिट कर हो जाएगा आपका रिडक्शन। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो रिडक्शन, तो रिडक्शन में मैं क्या बोलूंगा, ध्यान दीजिएगा, बस इसी का उल्टा कर दीजिए, रिडक्शन हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी का उल्टा बोलिए, मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन। तो लॉस यहाँ जहाँ बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, यहाँ करें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्या बोलेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसी का उल्टा बोलिए। यहाँ पर बोल रहे हैं इंक्रीज, यहाँ बोलिए डिक्रीज, रिडक्शन। यहाँ कर रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका उल्टा बोलना है, इसी का ठीक उल्टा बोलेंगे तो रिडक्शन आपको हो जाएगा।
तो यहाँ पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रकार से यहाँ बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा करेंगे तो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहलिक शुगर, कार्बोक्सिलिक या एसिडिक शुगर या एमिनो शुगर। तो उसमें होने वाला क्या है कि शुगर में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं वही बदलेंगे एल्कोहल में, या बदलेंगे एसिड में, या फिर बदलेंगे एमिनो ग्रुप में, तो शुगर हमारी मिल जाएगी। अब बड़ी आसान सी बात ध्यान दीजिएगा, खाली एल्कोहल और इसमें जो शुगर के फंक्शनल के एल्डिहाइड का अगर हम कन्वर्जन देख लें हमारा काम आसानी से हो जाए। देखिए मैं करने जा रहा हूँ, वो दीजिए। अब देखिए ऐसा मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक एल्कोहल है, ध्यान दीजिए हमारे पास है CH3 और CH2OH। इसके लिए थोड़ा सा एक बात अगर आप और समझ लें तो काम आसान हो जाए। होता है टाटोमेरिज्म, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया उस पर टाटोमेरिज्म। थोड़ा सा मैं टाटोमेरिज्म की बात करके फिर आगे बढ़ता हूँ, तभी हमारा काम आसान हो जाएगा। टाटोमेरिज्म, देखिए टाटोमेरिज्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए और अपने शुगर केमिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O है, ये हो गया, इसके बगल में एक और कार्बन लगा दिया जाए तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप, और इसके साथ जुड़ा कार्बन कहलाता है क्या अल्फा कार्बन, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ एक H लगा उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो टाटोमेरिज्म के लिए 3 चीज होना जरूरी है, C डबल बॉन्ड होना जरूरी है, इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा एक और कार्बन अल्फा कार्बन होना जरूरी है, और इसके साथ एक अल्फा H होना भी जरूरी है। ये 3 जो होना चाहिए। बाकी इस कार्बन की वैलेंसी 4 करना है, आपको 2 ग्रुप और जोड़ने हैं, चाहे जो मन करे वो जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। ऐसे इसकी वैलेंसी 4 करनी है तो 2 और 1 3 हो चुका है, एक यहाँ पे कुछ और कर लीजिए आपको जो मन। लेकिन चूंकि जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो मेनली आप जानते हैं, और स्पेशली अगर हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे CH और O तीन ही होते हैं। तो हमारे पास देखिए मैं यहाँ पे H लिख ले रहा हूँ, ये H हो जाए। इस H की कोई आवश्यकता नहीं है, रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी ठीक, हमको तो बस एक H से मतलब था, वो हमारे पास हो गया। एक्स्ट्रा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है यहाँ भी आप चाहे कर लीजिए, ठीक। हमने दूसरा ग्रुप क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हम जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहां पे 3 ही एटम होते हैं, C होता है, H होता है और O होता है। हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था ये बात कि हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारे पास होना चाहिए C डबल बॉन्ड O, ये होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फिर से साथ लगाए कि यहाँ पे C जो कंपलसरी है उसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ये हमारा कंपलसरी था, ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए, और ये एक H होना चाहिए, इसका मैंने कलर बदल दिया। तो जिसका मैंने कलर भी बदल के रेड कर दिया है ये कंपलसरी है, इतना होना चाहिए। बाकी इस बॉन्ड के साथ कोई मोनोवैलेंट ग्रुप जुड़ सकता है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं अपने कार्बोनेट केमिस्ट्री की, बाकी सब H ही रहेगा, हमने H यहाँ लगा दिया है। हालांकि इससे कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरा कोई ग्रुप जुड़ेगा तब भी यहाँ पे टाटोमेरिज्म होगा। अब देखिए इसमें होने क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होती है C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, इसके साथ लगा एक और कार्बन से हम कहें अल्फा कार्बन ये होना चाहिए, और यहाँ पर एक कम से कम H होने से हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ये होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब मेरी बात समझिए, ये होता है तो इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, करना आपको है कि जो आपका ये डबल बॉन्ड है ना, तो हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो मान लिया अगर आपका ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और आपका पाई बॉन्ड हो गया, तो C डबल बॉन्डों का जो पाई बॉन्ड होता है, ध्यान दीजिएगा, वो क्या होता है, इस अल्फा कार्बन की ओर इसका ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो गया, या असल में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, और उनके साथ बॉन्ड भी बदल जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर होगा किधर, टुवर्ड्स अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन के साथ लगा जो H है ना, जिसे कहते हैं अल्फा H, वो ट्रांसफर हो जाता है इस O के ऊपर, यहाँ पर ट्रांसफर होगा, है ना। तो जो हमने एरो दिखाया है बस यही टाटोमेरिज्म है,
यही है टाटोमेरिज्म। तो असल में टाटोमेरिज्म को हम कहते क्या है कि वास्तव में क्या होता है, ए रिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है, रिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है, ये बात होती है। उसमें होता क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ का, देखिए डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जो एरो कह रही वही आप बोलिए कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स अल्फा, देखिए अल्फा कार्बन इधर होता है और ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, यही होता है। यानी इस अल्फा को उठा करके ओ पे ट्रांसफर कर दीजिए और इस पाई बॉन्ड को उठा के ट्रांसफर कर दीजिए, तो अब क्या होगा देखिए, अब ये बदल जाएगा। और ये बदलाव जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, दोनों दिशा में होता है। देखिए अब हो क्या जाएगा, अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि जब ये उठ करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये OH हो जाएगा, यानी आपका जो सी है, ध्यान ये सी था, H था, ये रह गया रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ चले गए थे, आपका बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, तो आपका बॉन्ड सिंगल हो गया, और जब ये चला जाएगा वो पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। और जब ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड उठ के यहाँ आया तो बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, इस बॉन्ड को आप डबल कर दीजिए, और यहाँ पे H आपका यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ खाली 2 ही H बचे हुए हैं, यहाँ पर बच गया C और H और H। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी, यही है टाटोमेरिज्म, ठीक है ना। और रिवर्सिबल है, मतलब कि जो अभी यहाँ से यहाँ आए हैं फिर से वापस भी जा सकते हैं, यानी ये जो, अच्छा ध्यान दीजिए, जो C डबल बॉन्ड O वाला होता है ना, तो जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O होता है इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, यानी ये कौन सा फॉर्म था, एक कीटो फॉर्म था। और जब इसमें से देखिए H आके यहाँ पर OH हो गया और ये बॉन्ड यहाँ चला गया, तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे डबल हो गया, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ जो OH लगा होता है इसको इनॉल फॉर्म, इसको इनॉल कहते हैं, इनॉल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, यही होता है आपका टाटोमेरिज्म। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। क्या चाहिए आपको, C डबल बॉन्ड O चाहिए, इस कार्बन को हम, इसको हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ लगा एक और कार्बन चाहिए, उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से लगा एक H, इसको कहेंगे अल्फा। इतना आपको चाहिए, बाकी चीजें यहाँ पे मोनोवैलेंट ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट में H होता है, हमने यहाँ H दिया है, जो रेड कलर से लिखा है वही खाली मिनिमम हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या होने वाला है, देखिए डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई होता है, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे कि अब ये वाला बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा, डबल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पर खाली सिंगल बॉन्ड बचा, लेकिन सिंगल बॉन्ड बचा है, और H जब यहाँ जाएगा तो वो होगा, वो आपका हो जाएगा OH। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कीटो, जहाँ पे एसिड बॉन्ड होता है, ऐसे कहते हैं इनॉल, ठीक है ना। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी जो यहाँ से आया था इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब क्या, ये आपका पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया था ना, तो फिर से वापस यहाँ जा सकता है, और जो H आपका यहाँ से उठ करके यहाँ आया था फिर वापस यहाँ जा सकता है। तो इस तरह से कीटो बदल सकता है इनॉल में, इनॉल बदल सकता है कीटो में, ये बात आप ढंग से याद रखिएगा। और पूरी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ने में जब आप कन्वर्जेंस करेंगे, जब आप शुगर को बदलेंगे एल्कोहलिक शुगर में या एसिडिक शुगर में, तो उस कंडीशन में उसमें आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और इस पर रियल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ताकि टाटोमेरिज्म में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप ढंग से समझ गए होंगे। एक आध बार वीडियो को रोक के देख लीजिएगा आप, तो आप और बात आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे के बाद मैं आपसे क्या करने जा रहा हूँ कि मैं आपसे कहने वाला हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, आप कह रहे हैं कि एल्कोहलिक शुगर, यानी कि क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, या कार्बोक्सिलिक शुगर या एसिडिक शुगर, यानी एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक बदल जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं एमिनो शुगर यहाँ बदल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी एक फंक्शनल ग्रुप अगले में बदल सकता है, इंटर कन्वर्जेंस होते हैं, ठीक। और उनमें जो बेसिक प्रक्रिया है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ही है। तो एक बात आप याद रख लीजिए, वो बात आपकी ये है कि देखिए जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल जैसे हमने कह दिया आपका, ये आपके पास है CH3 और हमने कह दिया यहाँ पर ये CH2, CH2 को थोड़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पर हो गया हमारा OH, एल्कोहल हो गया, ये सिंपली इथाइल एल्कोहल है। तो एक बात आप याद रखिएगा, थोड़ा ये बात आप याद, मैं सब लिख रहा हूँ, वर्ड लिख रहा हूँ
कि जो एल्कोहल्स होते हैं ना, एल्कोहल, इनका जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, वो का मतलब समझिए ऑक्सीडेशन, तो ये बदल जाते हैं किसमें, ये बदल जाते हैं एसिड में, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बात समझिए ऐसा, असल में पहले बदलते हैं एल्डिहाइड में। एल्कोहल मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल होगा तो पहले बदलेगा आपका एल्डिहाइड में, ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड का अगर आप करते हैं ऑक्सीडेशन तो ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। इतनी बात आप थोड़ा सा याद रखिए, ये बड़ी बेसिक टाइप की केमिस्ट्री भी है, हम भी आगे आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, लेकिन शर्त है कि एल्कोहल आपका प्राइमरी होना चाहिए, है ना। और उस एल्डिहाइड से फिर बनता है एसिड, ये होता है। अगर इसका उल्टा किया जाए, हाँ इसका अगर अपोजिट किया जाए, तो मैंने आपसे बताया कि ऑक्सीडेशन का उल्टा कौन होता है, अपोजिट, रिडक्शन होता है। इसका मतलब कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, CH को लिख करके ब्रैकेट में इसे बंद कर देते हैं, ये रिडक्शन हो गया। ये क्या है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, अगर O लिखा हो, और इसका मतलब होता है रिडक्शन। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दिया जाए तो बदल जाएगा उतने कार्बन के एल्डिहाइड में, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया जाए तो ये बदल जाता है एल्कोहल में। तो ये सिंपल सी थोड़ा सा रिएक्शन आपको याद कर लीजिए कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से उतने कार्बन का एसिड बनता है। नंबर ऑफ कार्बन नहीं बदलता, खाली फंक्शन को बदलता है। एल्कोहल से एल्डिहाइड ऐसे आपका एसिड हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा किया जाए, रिडक्शन किया जाए, तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो पहले बदल जाएगा रिडक्शन से एल्डिहाइड में, और ये बदल जाएगा आपका एल्कोहल में। ये बात आप याद रखिए। अब मैं आपको रिएक्शन में दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए ऐसा। मान लीजिए आपका एल्कोहल है, इसका करना है ऑक्सीडेशन, तो क्या करेंगे, एक बात समझिए, इसको अभी हम ग्लूकोज के चेन में डाल के देखेंगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ जाएंगे तो आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। मतलब अब देखिए क्या करना है, मुझे कराना है इसका ऑक्सीडेशन, और हमने आपको क्या बताया था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन बताई थी। उसमें से एक क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन था ना, याद करिए। हमने 4 बताया था, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, increase in oxidation number is oxidation, addition of oxygen is oxidation, and removal of hydrogen is also oxidation। तो रिमूवल ऑफ जो हाइड्रोजन है वो वाली डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होने जा रही है। आप हाइड्रोजन निकालेंगे, कहां से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, OH वाला, एक ये निकलेगा, और ध्यान दीजिएगा OH के बगल में जो यहाँ पे कार्बन, असल में इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, एक H आपका यहां से निकल जाएगा, यही 2 H निकलते हैं। कौन कौन निकलेगा, एक निकलेगा OH वाला H, और एक निकलता है यहाँ से बगल में जो पड़ोस में कार्बन है, यानी जो OH के O से लगा कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, एक कार्बन आपका ये निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, 2 निकलेंगे। अच्छा, अब एक बात, थोड़ा सामान्य बात मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, मैं आपको सारी बात पहले बता चुका हूँ। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। आप एक बात याद रखिए कि जब देखिए आपने कहा कि OH में से H निकालना है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना है ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड आपका टूटेगा तब जाके आपका H निकलेगा, और एक सिग्मा बॉन्ड आपका तब जाके ये निकलेगा। इन 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, और याद रखिए कि जहां पे सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं वहां पाई बॉन्ड बनते हैं। ये बात आप सिंपल सी बात याद रखिए कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड पे पाई बॉन्ड आपका बनेगा, तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे एक पाई बॉन्ड आपका बनेगा, और वही बॉन्ड आपका यहीं पे बन जाएगा। ये बॉन्ड जो सिंगल होता है ना, ये आपका डबल हो जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 है, ठीक। आपने क्या कहा, ए वाला निकल जाएगा, ये निकलेगा आपका, निकल जाएगा, ये हट जाएगा ना यहाँ पर, और जब एक सिग्मा ए टूटेगा, अभी आपका एक पाई बन जाएगा, तो आपका देखिए C, और यहाँ पे आपका एक पाई बन जाएगा, तो आपका हो जाएगा C, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा O, ठीक। यहाँ से आपका एक H निकल गया, यहाँ से आपका एक H निकल गया, ये वाला H आपका बचा हुआ है,
हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा छोटी सी बात आप अगर आप याद रखें कि अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पे एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना। और ये भी जरा याद रखिए कि एल्डिहाइड का फिर से करेंगे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिड हमारा बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर छोटी छोटी बात अगर आप सीख लेते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, अगर आपको ये प्रक्रिया अगर याद रहेगी टाटोमेरिज्म, अगर आप टाटोमेरिज्म याद रखेंगे, ये फंक्शन को अगर आप चेंज याद रखेंगे, थोड़ा सा अगर आप इसको अगर समझ गए होंगे तो हम क्या कर लेंगे, बड़े आराम से क्या करेंगे, एल्कोहलिक शुगर बना लेंगे। मतलब जो हमारा एल्डोज शुगर है, जैसे ग्लूकोज हमारा हो गया, या कीटोज शुगर है जो फ्रक्टोज हो गया, तो क्या कर देंगे कि यहाँ जो शुगर्स में जो एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं उसे बदल देंगे, किसमें हम बदल देंगे, एल्कोहल में बदल देंगे। तो बड़ी सामान्य सी बात है कि एल्डिहाइड से एल्कोहल बने हैं, नाम क्या है, नाम है एल्कोहलिक शुगर। शुगर में क्या होता है, अगर एल्डोज शुगर है तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और कीटोज शुगर है तो कीटो ग्रुप होगा। सबसे कॉमन एग्जांपल में एल्डोज ही रहता है। तो सिंपली हो क्या रहा होगा कि सिंपली एल्डिहाइड जो होगा उसका हो जाएगा रिडक्शन, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, हम सब आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर बना बना के कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है, उसी का रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो एल्डिहाइड CHO है बदल जाएगा आपका एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप कह रहे हैं कि क्या है, एल्कोहलिक शुगर, तो सामान्य सी बात है, अगर आपको इतनी सी बात अगर याद हो, हम पहले से ही मोनोसैकेराइड डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो कह रहे हैं कि क्या, एल्कोहलिक शुगर। इसका मतलब कि जो शुगर की पहचान क्या है, CHO है या CO है, तो CHO क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, एल्कोहलिक ग्रुप में। तो क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, सिंपल सा। तो अगर आपको आगे पढ़ना है एल्कोहलिक शुगर, इसका मतलब एल्डिहाइड को बदलना है किसमें, एल्कोहल में, क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। ऐसा आपने कह दिया कि ऐसा है वहां पे एसिडिक शुगर है, इसका मतलब क्या होगा कि शुगर की पहचान क्या है, उसका एल्डिहाइड ग्रुप। अब कह रहे हैं कि एसिडिक शुगर हो गया, यानी एल्डिहाइड बदल जाएगा किसमें, बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक में। आपके सामने देखिए, एल्डिहाइड का अगर कर देंगे ऑक्सीडेशन तो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक में। इसका मतलब ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड कहां पर है, शुगर कहां पर आपकी है, ये बीच में है। शुगर कहां, शुगर में एल्डिहाइड आपका है यहां पर है। अगर इसी का रिडक्शन कर दिया तो बन जाएगा एल्कोहलिक शुगर, और इसी का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया तो बन जाएगा एसिडिक शुगर। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, दो बात तो खाली है, हमारे शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डोज शुगर में, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से एल्कोहल बनता है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। इसका मतलब अगर हमारे शुगर का अगर रिडक्शन हो गया तो एल्कोहलिक शुगर बन जाएगा, यानी हमारे शुगर वाले एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन हो गया तो एल्कोहलिक शुगर बन जाएगा, और अगर हमारे उसी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिडिक शुगर यहाँ पर बन जाएगा। यानी सारा खेल किसका है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, और वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या होता है ऑक्सीडेशन में और क्या क्या होता है रिडक्शन में। और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मैंने आपको दिखा दिया, बड़ी सामान्य सी बात है। क्या करना था आपको कि यहाँ पे दो H निकालना है, एक निकालना है OH वाला और एक निकालना है बगल वाले CH वाला। H निकालने का मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है, तो आप बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, एक सिग्मा बॉन्ड आपका यहाँ ब्रेक होगा, दो सिग्मा टूटेंगे तो एक पाई आपका बन जाएगा। आप इसको हटाइए, इसको हटाइए, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दीजिए, आपका बन गया। ठीक है ना। तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हमने आपको इसकी 4 डिफिनेशंस बताई थी, इसमें कौन वाली लागू हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। हमने इसको निकाल दिया, यानी यहाँ पर मैं -H2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। अगर इसी H2 को यहाँ पर जोड़ दिया जाए, यानी कर दिया जाए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो एडिशन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इसी H को उठा के यहाँ पे जोड़ दीजिए ना भाई, क्या करना है कि एक H को यहाँ जोड़ दीजिए, एक H को आप यहाँ जोड़ दीजिए, आपका ये वाला बन जाएगा।
यानी सारा खेल किसका है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये सब सारी बातें हैं। तो अगर आप ये बात अगर आप समझ गए तो क्या हुआ, इसकी आप रियल में केमिस्ट्री समझ गए, ठीक है ना। और तब उस कंडीशन में कोई कहता है कि ये एसिडिक शुगर है, तो एल्कोहलिक शुगर है, वो हमारे लिए इतनी सी बात खाली है कि शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आप कह रहे हैं एसिडिक शुगर है, इसका मतलब एल्डिहाइड बदल गया एसिड में, क्या हुआ होगा, हुआ होगा ऑक्सीडेशन। अगर कह रहे हैं आप नहीं एल्कोहलिक शुगर है तो उसमें क्या हुआ होगा, सिंपली हमारे शुगर में होती है एल्डिहाइड मान लीजिए, इसका हो गया होगा क्या, रिडक्शन, तो बन गया होगा एल्कोहल। यानी सारी बात किसकी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की है। और हमने इसकी सारी बात आपको बता दिया है, एक नहीं हमने चार चार डिफिनेशन बताई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। और ये छोटी छोटी बातें हैं, सब 9th-10th के लेवल की केमिस्ट्री है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यही थोड़ी सी बात अपने बायोकेमिस्ट्री में आप जोड़ लेंगे तो आपको आपकी जो बायोकेमिस्ट्री है वो तो रियल में CSIR लेवल की हो जाएगी, आपके लेवल की हो जाएगी। तो ये आपको लग रहा होगा बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे भाई, सिग्मा बांड, पाई बांड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब 9th-10th में पढ़ाया गया था, आपके लिए वही मैंने आपको रिवाइज करा दिया। हो सकता है आप पहले से जानते हो, तो आपका रिवीजन इस तरह से हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग बड़े आराम से एसिडिक शुगर या एल्कोहलिक शुगर या एमिनो शुगर आसानी से पढ़ लेंगे। तो पूरी केमिस्ट्री हमने आज आपकी डिस्कस कर दी। अगले क्लास में हम वो स्ट्रक्चर बदल बदल के जल्दी जल्दी आप फटाफट सारे बता देंगे, और क्योंकि सारी बात में जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्रोसेस है, सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगले क्लास में ही मैं स्ट्रक्चर लिख लिख के आपको दिखा दूंगा कि देखिए हमारी ये लो शुगर है, ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक शुगर हो गया, देखिए एल्कोहलिक शुगर हो गया, देखिए एमिनो शुगर हो गया। और वो सारी बातें फॉर्मेलिटी खाली रह गई है, मेन बात हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। आई होप कि ये सब जो क्लासेस हैं, सारी बातें हैं, आपके समझ में आ रही होंगी। और देखो भाई सीधी सी बात है कि CSIR की आप बात करेंगे तो लेवल आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे, आप जानते हैं सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम है, आप जानते हैं जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी आप जानते हैं MSc होती है। हालांकि PGT का भी MSc होता है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ऐसे होते नहीं, आपके यहाँ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर कोई चीज बड़ी कड़वी है तो कितना भी मीठा डालें कुछ तो अपना स्वाद दिखाएगी ही दिखाएगी। तो ये बात चूंकि CSIR के बायोकेमिस्ट्री हो रही है, तो आपको ये सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी और मेंटलिटी माइंड सेट अपना बदलना पड़ेगा कि भाई हमको CSIR देना है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन MSc है। तो इसलिए आपको अपने लेवल से बात करना ही पड़ेगा। बाकी जनरल खाली कहना यही कहा के निकल लेना हो तो सब बड़ा आसान है, लेकिन हमारे यहाँ पे आसान पढ़ा देने से या अंडर लेवल पढ़ा देने से आपके एग्जाम क्वेश्चन आसान नहीं होगा। वहाँ तो क्वेश्चन जो आना होगा वही आएगा, और अगर उसको फेस करना है, उसको अगर आप क्लियर करना है, क्वेश्चन को क्रैक करना है, तो सारी बातें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक, इसी साथ के साथ आयोग के आप बड़े स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए अपनी तैयारी आप ढंग से कर रहे होंगे और इस मिशन में लगे होंगे कि नेक्स्ट कमिंग जो भी एग्जाम होगा उसमें हमारा बहुत अच्छा रैंक आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज मैं क्लास को यहीं रोकता हूँ। थैंक्स टू ऑल। चलिए सर, क्लास तो हो गई। कर दिया, बंद कर दिया। असल में आज सर मैं देख रहा था वैसे यूट्यूब पे क्वेश्चन पिछले वर्षों के, इसमें बड़ा क्वेश्चन आया है भाई, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं आप, कैसे मेटाबॉलिज्म पे जाएंगे। समस्या ये है कि छोड़ के भागने का मतलब थोड़ा होता है, जो पढ़े ढंग से पढ़िए भाई, पढ़ना पड़ेगा।
हाँ सर, नमस्कार। प्रणाम 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 सर, और सब बढ़िया है। आपको भी सर, पूरे परिवार के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ भगवान शंकर सबका कल्याण करें। और सर सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, ये तो होता है। ये तो होता है, सही बात है। अब आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि जहाँ पर बिजी शेड्यूल रहता है। जी। हाँ, तो हम लोग तो घर पे ही थे, आज सब लोग छुट्टी में, आज छुट्टी थी हम लोगों की। तो यही ये था कि रुद्राभिषेक का प्लानिंग कर दिया गया था। हाँ तो हाँ, तो वही जो है रवि और गरिमा जो है, इन्हीं से हमने करा दिया और ढंग से हो गया, विधिवत हो गया। जी। हाँ, तो हमारे एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, हमसे उनसे हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि सर हमारे यहाँ महाशिवरात्रि में होना है। समय बड़ा बिजी रहते हैं ये लोग, लेकिन हमने बहुत पहले इनको बुक किया था कि नहीं, किसी हाल में हमारे यहाँ ढंग से होना है। और घर पे सब लोग ठीक ठाक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया सर। यहाँ यहाँ सब ठीक है, किट्टू अपने बदमाशी से ताली में लगी हैं। हाँ हाँ, किट्टू ही समझिए कि किट्टू ही तो घर की जान हो गई है। लगता है किट्टू के बिना रहना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। वही उन्हीं के साथ पूरा घर जो है पूरा उनके गूंज से भरा रहता है। हम्म, अब ऐसा हो गया ना कि अब लगता है कि उनके बिना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी जी। ठीक है, बढ़िया है, सब लोग इसमें बढ़िया हैं, बहुत अच्छा है। वही सर्दी जुकाम थोड़ा लोगों को परेशान किया है, बाकी सब ठीक है। हाँ, थोड़ा सीजन बदल। जी जी, यही सब है। हाँ हाँ। कल कल खत्म हो जाएगा, 9 तारीख को। हाँ, कल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद संडे है। और फिर 10 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग कॉलेज जाएंगे, फिर 16 तारीख से फिर कापी चेक करने ड्यू लग जाएगी। हाँ, और वो 10 तारीख वाला प्रोग्राम भी घर पे है, किट्टू का जो वर्षगांठ है, 10 अप्रैल को। हाँ, तो इसमें जो है ये सब गांव पे घर पे कार्यक्रम होना है। हाँ, तो वहाँ पर आप लोग कस करके पधारिएगा उस दिन। हाँ हाँ हाँ, तो उस दिन ये हुआ कि थोड़ा सा गांव पटदारी के जो लोग हैं उनको भी खिला पिला दिया जाए। हम्म। अब उसमें थोड़ा सा ये हुआ था कि उसमें नवरात्र रहेगी, तो ये हुआ कि भाई पूड़ी वगैरह बनती नहीं है नवरात्र में। तो हमने कहा कि बदला जाए, तो रवि कहेंगे नहीं ठीक है, अब डेट है उसी डेट पर है, क्या करना है, नहीं पूड़ी खाना जाएगा। प्याज लहसुन वैसे भी नहीं पड़ता है इन सब कार्यक्रम में, तो सामान्य सादा खाना, सादा भोजन करा दिया जाएगा, नहीं पूड़ी बनेगी। हाँ, तो इसलिए हुआ कि अब क्या टाला जाए, जो डेट है वही रहे। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि नवरात्र में कैसे होगा, तो भाई ठीक है, नवरात्र में भाई नहीं पूड़ी छाना जाएगा, यही ना, पूड़ी नहीं बनेगी, लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, वैसे भी नहीं पड़ता है, तो सादा सादा भोजन हो जाएगा। हाँ, तो यही जो है किया गया है। हाँ, पता चला है। हाँ हाँ हाँ, ये भी बात है। हाँ हाँ, अब देखिए इलेक्शन का डेट तो अभी आया नहीं, कब करते हैं, लेकिन डर है उसमें, हो सकता है। हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ जी जी हाँ जी 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 जी। अब देखिए और सब बढ़िया, बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। ठीक, प्रणाम प्रणाम। हेलो। यार आए नहीं आप भाई, बहुत अर्जेंट है। ठीक। क्या सर, थोड़ा बड़ा सीरियस काम हो रहा है क्या? सर चार चार पाँच पाँच दिमाग खराब कर दिए सर, मेरा में डाउनलोड हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। अरे सर किसी डाउनलोड नहीं हो रहा है किसी का। सर जानते भाई है, कुछ पता है नहीं, दिमाग खराब किए हैं। सर मेरा नहीं हो रहा, चार लोग सर दिमाग खराब। एक सर वीडियो बना के डाल दिए, डाउनलोड कैसे किया जाता है? फेसबुक से कर रहा है, बात कर रहा है, कोई व्हाट्सएप से बात कर रहा है, कोई टेलीग्राम से कर रहा है, कोई फोन से कर रहा है। ये नहीं कर रहे हैं आप, जो है एक वीडियो बना के डाउनलोड कर कैसे करते हैं वो डाल दीजिए। अरे अरे भाई बात क्या करना है, डाउनलोड करिए आप लोग। दुनिया में सबको जल्दीबाजी तो है। हेलो। हाँ भैया, आप जो है केदार मेरे पास कॉल किए हुए थे ना, तो क्या है, क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या करें? अब मैं उनका बहुत क्लोज हूँ, मैं उनका बहुत क्लोज हूँ। हाँ 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 हाँ।